दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करवा रहे हैं। दोस्तों, इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि ये 8 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर जाएगी। दोस्तों, मगध राज्य में जंगलों में एक पहाड़ पर नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन वो नागिन नाग से कहती है, स्वामी, जो मनुष्य गरीब रहता है उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी गरीबी दूर हो सके। नाग नागिन से कहता है कि ये 8 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। नागिन कहती है, स्वामी, मुझे मनुष्य के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब नाग उस नागिन को ज्ञान की उन 8 बातों को एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाता है। नाग कहता है, एक नगर में एक धनवान किसान रहा करता था। उसके घर में जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी संतान थी पुत्री। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम मोहन रखा था और अपनी पुत्री का नाम चित्रा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी। जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहाँ एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वो किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी पुत्री के विवाह के बाद वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन ही मन में ये चल रहा था कि बेटी तो अब अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना आगे का शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से व्यवस्थित करूंगा। अब नाग नागिन से कहता है, देखो, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसको गरीब। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसी एक बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का बेटा अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसके बाद में अपने पिता का वो अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ भी लेकर आता है। परंतु उसके पिता की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी उसके इलाज में ही चली गई। इस प्रकार करते हुए किसान का बेटा अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो गया था। परंतु फिर भी पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस कार्य को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, मैं आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत अच्छे से जिए हैं। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन एकदम चुप हो गया। अब मोहन आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो भी जमा पूंजी थी वो उसके पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। अब मोहन अपने पिताजी से कहता है,
कि पिताजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। इसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के बाद कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। मोहन के पास जो कुछ था, खेत खलिहान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही खर्च हो चुका था और अब मोहन के पास जो कुछ भी था जमा पूंजी बची हुई, वो पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो गई। इस प्रकार से मोहन अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। किसान का बेटा एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता, तो वो गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगता है। मोहन पहले से ही मेहनती तो था, अब वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और इधर मोहन की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के साथ हुआ था, उसे जब अपने भाई की इस स्थिति के बारे में पता चलता है तो वो धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। दोस्तों, वो नाग और नागिन कहता है कि देखो, इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वो मोहन की बहन अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी है, वो मन ही मन सोचने लगी है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। उसका घर जमीन सब कुछ बिक गया है और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वो चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वो बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई से उसके घर जाती है। अब मोहन को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो गया था कि अब उसकी प्यारी बहन उससे नफरत करने लगती है। इसलिए मोहन ने भी अपनी बहन के ससुराल जाना छोड़ दिया। मोहन की बहन चित्रा की अपनी ससुराल में बड़े आराम से अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी, परंतु मोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में रहकर अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। नाग नागिन से कहता है कि ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर गए। अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन मोहन की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन मोहन की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती। जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। मोहन जब अपनी पत्नी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब मोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि नंद के बेटे की शादी है, तो वो इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश होती है और वो सोचने लगती है इसी बहाने अपनी ननंद से जाकर मिल आएंगे और उसके घर को देख आएंगे। मोहन की पत्नी खुश होकर अपने पति से कहती है, देखो, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अब अपने पति के मुख से पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल ही चुप हो जाता है और मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, निमंत्रण पत्र तो हमें नहीं मिला है। हो सकता है कि उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा हो और किसी कारण से हमें नहीं मिला हो, पर मुझे ये दूसरों के द्वारा खबर मिली थी कि हमारे भांजे की शादी है। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है या नहीं,
आखिर वो भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के नंद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। मोहन अब अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो चित्रा बहन के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं। उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे की जाने की तैयारी करो। तुम भी बहन के घर के लिए चल पड़ो। मोहन की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, देखो, यदि तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। मोहन ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो मोहन कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला चित्रा के ससुराल में चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर वो घर के बाहर चला जाता है। वो नाग नागिन से कहता है, देखो, अब मोहन जो था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बहन के लिए कुछ वस्त्र खरीद सके, और मोहन ने अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लिए थे। अब मोहन उन पैसों से अपनी बहन चित्रा और उसके बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते मोहन को सुबह से शाम हो जाती है। जब वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा होता है, तभी चित्रा की जेठानी की नज़र मोहन पर पड़ जाती है और वो मोहन को पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से कहती है कि आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। चित्रा जब अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ कि मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कपड़े कैसे पहने हैं। तब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी की नजरों से बचती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। मोहन ने जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते देखा तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद चित्रा अपने भाई को लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर से जाती है और पूछने लगती है कि भाई, तुम्हारे पास आकर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब मोहन कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भी भुलाना छोड़ दिया, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, देखो भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए कितने शर्म की बात है। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो मान सम्मान का ख्याल रखा होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर उसके मजदूर भाई का कलेजा छलनी छलनी हो गया।
लेकिन फिर वो अपनी बहन के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। मोहन कहता है, बहन मुझे क्षमा कर दो। मैंने नहीं सोचा कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी हो। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम्हारी बदनामी ना हो। तुम्हारी जेठानी देवरानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आता। मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी बहन की देवरानियाँ जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी। मोहन की बातों को सुनकर चित्रा का गुस्सा तब थोड़ा शांत हो जाता है। तब वो मोहन से कहती है, चलो अब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते जाते बाहर दरवाजे को कुंडी लगा देती है। मोहन उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब नाग नागिन से कहता है कि देखो, इधर मोहन उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने काम धंधे में लग जाती है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी होती है। चित्रा काम धंधे में इतना ज़्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। मोहन अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तब वो अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। उसकी बहन का घर बहुत बड़ा था और उसकी बहन ने मोहन को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। और चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से मोहन को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब नाग नागिन से कहता है कि अब उस गरीब भाई को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगती है। वो सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूख प्यास से इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मेरे ना तो होने से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से मोहन बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब मोहन के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मोहन पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज़ आती है तो वो दरवाजे को खोलकर देखती है, तो अंदर मोहन को देखकर वो चौंक जाती है और मोहन से पूछने लगती है कि भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? मोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी बहन और उसकी ही जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो मोहन कहता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन,
यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहने के बाद मोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल कर चला जाता है। मोहन बेचारा 2 दिनों से भूखा प्यासा था, अब चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। धीरे धीरे वो चलते चलते काफी दूर निकल आता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगते हैं और जैसे ही मोहन का सर चकराता है और वो जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत मोहन को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। जब कुछ घंटे बाद मोहन को होश आता है तो मोहन अपने आप को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वो बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात मोहन खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता है, मैया तुम कौन हो? नाग नागिन से कहता है कि देखो, बूढ़ी माँ की गोद में वो मोहन लेटा हुआ था, वो पूरी बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि मोहन की पत्नी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जो मोहन चक्कर खाकर गिरने ही वाला था तो इस समय देवी माँ प्रकट होकर मोहन को संभाल लेती है और मोहन का सर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब मोहन को होश आता है तब वो देवी माँ को प्रणाम करके कहता है, माँ तुम कौन हो? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल में ही रहती हूँ। तब मोहन उस बूढ़ी माँ को प्रणाम कर अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ रहे हो? तब मोहन बताता है कि मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? तब मोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वो कहती है, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? तो क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? क्या मोहन उस बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन उस बूढ़ी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से मोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ कहती है, पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल फूल लगे हैं। तुम उस बगीचे में जाना, पहले कुछ फल खा लेना, पहले अपना पेट भर लेना, क्योंकि तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले जाना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारी बहन के ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। मोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो वो उनकी बात मानकर बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। मोहन कुछ फल खाता है, कुछ फलों को तोड़कर वो अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद मोहन उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार हो जाता है। तो वो बूढ़ी माँ मोहन से कहती है कि पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। वो बूढ़ी माँ साक्षात देवी का अवतार थी। वो मोहन को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुन करके मोहन अपने घर के लिए चल देता है।
जब मोहन फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी मोहन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। मोहन ने जब अपने बच्चों के मुंह से ये सुना तो उसने अपना थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद मोहन अपने खेतों की तरफ चल गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर मोहन की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। वो थैले में देखती है कि थैला पूरा सोने चांदी के बने फलों से भरा हुआ था। मोहन जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब मोहन की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। अब मोहन की पत्नी भाग भाग कर अपने पति के पास पहुंचती है और मोहन से कहती है, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो। अब अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी मुझे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, बहन ने जो भी भेजा है वो मैं लाकर तुम्हें दे दिया, अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट दो। तब उसकी पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर वो अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे देखो जरा, हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा कर हीरे मोती भेजे हैं। जब ये नज़ारा मोहन देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो बूढ़ी माँ कोई देवी माँ का अवतार थी। लेकिन इस बारे में मोहन अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद करता है। इधर नाग नागिन से कहता है कि किसान का गरीब बेटा अब पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। तब लोग भी मोहन को देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन मोहन की पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन ने हमें इतना धन दिया है, अब हमारा नया घर भी बन गया है, इसलिए तुम अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने वो हमारे नए घर को भी देख लेगी और इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिल लूँगी। मोहन अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है। अब मोहन एक बार फिर से अपनी बहन के उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर वो दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास जाती है। वो चित्रा से कहती है कि चित्रा, तुम्हारा वो भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्रा कहने लगती है कि बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी, इस बार भी वो अपने भाई को वही भिखारी समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारी नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो किसी देश का राजा हो। तुम्हारे दरवाजे पर एक बहुत बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तुम देखो तो सही। अब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है
तो उसे जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का यकीन नहीं होता है और खुद जाकर देखती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर चित्रा एकदम हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास ना तो पहनने के लिए वस्त्र थे, तो फिर आज ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। तब तो मोहन की बहन चित्रा आरती की थाली लेकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में चित्रा अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन कहता है कि बहन कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों को मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर चित्रा अपने भाई के रथ पर बैठ जाती है। इस तरह से जब मोहन की बहन अपने भाई के घर पहुंचती है तो अपने भाई के शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। एक आलीशान महल और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद मोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। मोहन की पत्नी तो यही जानती थी कि यह सब शान शौकत हमारी नंद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि मोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात कभी नहीं बताई थी, इसलिए वो अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब चित्रा अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो मोहन की पत्नी अपने पति से कहती है कि आपकी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर मोहन बाजार के लिए निकलता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जुत्ती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जुत्ती बना सकते हो? मोची कहता है, भाई मैं बोलने वाली जुत्ती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। मोहन कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जुतियां बना दो कि वो जुतियां जब भी मेरी बहन पहन कर चले तो वो जुतियां बारी बारी से जो मैं आपको ये 8 बातें बताने वाला हूँ उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची ने मोहन को उन 8 बातों को बताता है जो बातें उस बूढ़ी माँ ने चलते समय बताई थी। मोहन मोची से कहता है कि मोची भाई अब मैं तुम्हें वो ज्ञान की 8 बातें बताता हूँ। मोहन कहता है कि मोची भाई मेरी बहन जब पहला कदम रखे तो जुतियाँ बस यही कहें, यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। दूसरी बात यह है कि जो समय के भरोसे बैठा रहता है वो सदा गरीब बना रहता है। तीसरी बात यह है कि जो मनुष्य सदैव परिवर्तनहीन काम करता है वो भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप समय को दोष दो ना दो, मजबूत कारण साधना से जुटे और अपनी गरीबी को दूर करो। कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वो मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है।
और अज्ञानी पर सदा ही प्रेम करे। एक गरीब आदमी गरीबों को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूती मुझे बना दो। जब ये 8 बातें बोलने वाली जूती बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। इधर नाग नागिन से कहता है कि वो किसका पुत्र उस किसान का पुत्र उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदियों की जुत्ती बनवाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जुतियों को देखकर चित्रा बहुत प्रसन्न होती है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर के लिए चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें उपहार में क्या दिया। तब वो अपनी देवरानी और जेठानी और अपने सास ससुर भाई के द्वारा दी गई भेंट को दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई जुतियां दी है। तब चित्रा उन जुतियों को पहन कर चलने लगती है। जैसे ही चित्रा उन जुतियों को पहन कर चलती है तो जुतियां बोलने लगती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे हैं रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। उसकी देवरानी जेठानी उससे पूछती है कि चित्रा आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी। तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जुतियां बनाकर दी है। अब तो मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। मैं तो जीना भी नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी कहती है कि बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा दूर चली जाती है। चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार से उस नाग ने नागिन को मनुष्य के जीवन में काम आने वाली 8 बातें बताई थी। धन्यवाद।